बात करेंगे इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में। कश्मीर हमेशा से ही इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का एक अहम पहलू रहा है, खास करके तब जब गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा आर्टिकल 370 को रिवोक किया। आर्टिकल 370 द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस या लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी। पीओके जम्मू एंड कश्मीर का वो पार्ट है जो पाकिस्तान ने 1947 में वायलेंटली एनेक्स किया था। तब से इस एरिया को इंडिया द्वारा पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले जम्मू एंड कश्मीर पर 30% यानी 78,104 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के अंडर है। 10% एरियाज यानी 37,555 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के अंडर है और 60% एरिया इंडिया के अंडर है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से पीओके इशू के हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि इंडिया का इस पर स्टैंड क्या है और क्यों इंडिया पीओके को वापस नहीं ले पाया। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया पीओके को एनेक्स कर सकता है। हम इसके इम्प्लीकेशंस और इंडिया के पास अवेलेबल ऑप्शंस की भी बात करेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक ऑटोनमस टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर और दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान। दोनों ही रीजन्स इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के एक्सटेंशंस हैं। पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। मुजफ्फराबाद इस रीजन का कैपिटल है जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी नीलम, जिसे इंडिया में किशन गंगा कहा जाता है, पर स्थित है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर से 5 टाइम्स बड़ा है। गिलगिट बाल्टिस्तान फिलहाल 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा 7,000 मीटर एंड अबव वाले माउंटेन पीक्स हैं और वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स आउटसाइड पोलर रीजन्स पाए जाते हैं। 1947 में इंडिया के पार्टीशन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पैरामाउंटेंसी अबेंडन की। प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए, इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करें या फिर इंडिपेंडेंट रहे। जम्मू एंड कश्मीर के रूलर और वहाँ की पॉपुलेशन के बीच और जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन कहाँ होना चाहिए, इस पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और कौन कहाँ जाना चाहता है इसको लेकर भी काफ़ी विवाद थे। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार महाराजा हरि सिंह ने पीजेंट्स पर प्यूनिटिव टैक्सेस इम्पोज करना शुरू किया था। इस टैक्स के खिलाफ लोकल रिवॉल्ट हुआ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे ब्रूटली सप्रेस किया। एडमिनिस्ट्रेशन के हाई हैंडेडनेस के कारण पूंछ में, जो वेस्ट पंजाब के रावलपिंडी डिवीजन को बॉर्डर करता है, वहाँ अपराइजिंग शुरू हो गई। उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर लिया और अक्टूबर 3, 1947 को रावलपिंडी में प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। अक्टूबर 21 को एक अहम घटना घटी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पाश्तून ट्राइब्स पाकिस्तान के सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर को एनेक्स करने के लिए घुसे। उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला को कैप्चर किया, जो श्रीनगर से सिर्फ 32 किलोमीटर पर था। अक्टूबर 24 को महाराजा ने उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलिट्री असिस्टेंस मांगी। पटेल ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंडिया उनकी मदद नहीं कर सकता जब तक वो इंडिया में एक्सीड नहीं करते। अक्टूबर 26 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया में एक्सीड कर दिया। इंडिया को डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन हैंडओवर किया गया। इंडिया ने इमीडिएटली ट्रूप्स श्रीनगर भेजी और इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ गई और इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी सपोर्टेड फोर्सेस को बैकफुट पर ला दिया। 1 जनवरी 1948 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू एंड कश्मीर इशू को यूनाइटेड स्टेट्स में रेस किया। अप्रैल 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 47 पास किया। इस रेजोल्यूशन द्वारा पाकिस्तानी ट्रूप्स को जम्मू एंड कश्मीर से विड्रॉ करने के लिए कहा गया। सब्सिक्वेंटली इंडिया को मिनिमम ट्रूप्स का आदेश दिया गया और विड्रॉ के बाद प्लेबिसाइट होल्ड करने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि प्लेबिसाइट उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहां वोट्स के जरिए लोगों का किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर ओपिनियन लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के नॉन विड्रॉल के कारण प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। फाइनली 1949 में कराची एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन स्टैब्लिश हुआ और दोनों साइड्स ने अपना एग्जिस्टिंग पोजीशन मेंटेन किया, जो रफली मॉडर्न डे लाइन ऑफ कंट्रोल से मैच करता है। कुछ सालों बाद 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के
ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट या शाशगम ट्रैक्ट को चाइना को गिफ्ट किया। गिलगित बाल्टिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड शाक्सगम अब चाइना के शिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस रीजन का पार्ट बन गया है। इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल डेजिग्नेट किया गया और दोनों कंट्रीज ने कश्मीर डिस्प्यूट बायलैटरली सॉल्व करने का डिसीजन लिया। फरवरी 22, 1994 को इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन, इज एंड शैल बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसी के साथ इंडिया ने डिमांड किया कि पाकिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरीज वैकेट कर दे। सितंबर 26, 2020 को यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने यही स्टैंड रिट्रेट किया और अपना फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करने की बात की। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविजनल 5th प्रोविंस डिक्लेयर किया। ये यूएन रेजोल्यूशंस कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट दोनों को वायलेट करता है। पीओके इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके कई रीजंस हैं। स्ट्रैटेजिकली पीओके कई कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान और नॉर्थ में शिनजियांग चाइना, और साथ ही साथ ईस्ट में इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर में। जियोग्राफिकली पीओके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज से अबेंडेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मीरपुर और मुजफ्फराबाद में गोल्ड, कोल, चौक, ग्रेफाइट, बॉक्साइट अवेलेबल है। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाइना ने $50 बिलियन इन्वेस्ट करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टैब्लिश किया है, जो पीओके से पास होता है, और ये इंडिया के सोवर्निटी पर मेजर थ्रेट है। इसी के साथ गिलगिट वाया अफगानिस्तान इंडिया के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का इंपॉर्टेंट लिंक बन सकता है। इंडिया के कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के बावजूद हम पीओके को कैप्चर नहीं कर पाए हैं। इसके कई रीजंस हैं। पीओके के माउंटेनियस टेरेन के कारण उसे एक्सेस करना डिफिकल्ट है। वहीं पाकिस्तानी टेरिटरीज लेस एलिवेशन पर होने के कारण इसे ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया की प्राचीन काल से नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी रही है और हर एक सरकार उस पर कायम रही है। बट हाँ, अगर पाकिस्तान कोई वॉर फ्रंट खोलता है तो फिर एक अच्छा मौका बन सकता है इंडिया के लिए पीओके वापस लेने का। पीओके में कई जिहादिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट्स रखते हैं। इसके अलावा यहाँ की एथनिकली नॉन कश्मीरी पॉपुलेशन अपने आप को कश्मीर से रिलेट नहीं कर पाती। इस कारण इंडिया के लिए इतने सालों बाद इनका सपोर्ट स्टैब्लिश करना भी टफ हो सकता है। अगला रीजन है चाइना का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव और सीपीईसी इनिशिएटिव। अगर इंडिया पीओके में इंट्रूड करता है तो हमें चाइनीज एग्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। फाइनली पाकिस्तान, इंडिया और चाइना तीनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 280 kgs का वेपन ग्रेड प्लूटोनियम स्टॉक पाइल है। न्यूक्लियर रिटेलिएशन और पॉसिबल वॉर दुनिया भर के लिए एक हेडेक हो सकता है और इस पूरे रीजन के पीस को हिंडर कर सकता है। इसलिए भी पीओके को मिलिटरीली कैप्चर करना एक मेजर चैलेंज रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स के इमरजेंस ने दुनिया भर के देशों को किसी भी तरह के वॉर में एंगेज होने से सेटर किया है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, लेकिन यूएसए के ताइवान को सपोर्ट की वजह से उसने आज तक इसे मिलिटरीली कैप्चर करने के प्लान को बैक बर्नर में रखा है। इंडिया को अपना स्टैंड मजबूत करने के लिए कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे। पहला ऑप्शन है कि इंडिया एक पीओके एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जाइल सेटअप कर सकती है, जिसमें पीओके रेफ्यूजीज पार्टिसिपेट करेंगे। इस स्टेप से पीओके रेफ्यूजीज को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना ग्रीवियंस वॉइस करने के लिए और वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी बन सकते हैं। पीओके की पॉपुलेशन ने कई बार पाकिस्तान के रिप्रेशन के बारे में आवाज़ उठाई है। इंडिया इस पॉपुलेशन का सपोर्ट पीओके के रेफ्यूजीज के थ्रू गेन कर सकता है और पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल में एलिनेट कर सकता है, जो पीओके पर अपने स्टैंड को मजबूत करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व्ड हैं, जो फिलहाल वैकेंट हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब तक पाकिस्तान इसको वैकेट नहीं करता और पीओके में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट नहीं होते, तब तक ये सीट्स वैकेंट रहेंगी। इस एक्ट को अमेंड करके सीट्स भरी जा सकती हैं और पीओके का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो सकता है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी काफ़ी निगलेक्टेड फील करते हैं।
उन्हें अब तक पाकिस्तान में फुली इंटीग्रेट नहीं किया गया है और वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशंस भी फेस करते हैं। इसी के साथ बढ़ते चाइनीज़ प्रेजेंस के कारण लोकल फियर करते हैं कि उनकी टेरिटरी चाइना को सौंप दी जाएगी। इस कारण इंडिया एडवांटेजियस पोजीशन में होगी अगर गिलगिट बाल्टिस्तान रिप्रेजेंटेटिव और प्रो इंडिया एक्टिविस्ट को इंडिया में रहने का इन्विटेशन दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया को चाइना के साथ ओपन डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए। इस स्टेप के द्वारा हम गिलगिट में CPEC इन्वेस्टमेंट्स को एड्रेस कर सकते हैं। हालांकि ये कितना प्रॉफिटेबल होगा वो काफ़ी डिबेटेबल है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से एंटी इंडिया इंसर्जेंट्स को सपोर्ट किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबानी इंसर्जेंसी के कारण पॉलिटिकली अनस्टेबल है। USA के विड्रॉल के बाद अगर अफगानिस्तान में एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट पावर में आती है तो इंडिया को काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर इंडिया अफगानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो POK को कैप्चर करने में भी आसानी होगी। फाइनली ग्लोबल सपोर्ट इंडिया के सभी मूव्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अफगानिस्तान में USA की मदद करें तो USA अफगानिस्तान से क्विकली विड्रॉ कर सकता है और उन्हें इंडिया के रूप में एक रीजनल पावर मिल जाएगा। बदले में USA इंडिया को POK पर ग्लोबल सपोर्ट दिलाने में हेल्प कर सकता है। चाइना पाक नेक्सस के अगेंस्ट इंडिया ऑलरेडी USA के साथ क्वाड में इंगेज कर रहा है। क्वाड के साथ इंप्रूविंग रिलेशंस को भी इंडिया ग्लोबल लेवल पर लेवरेज कर सकता है। 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के इस पार्ट को इंडिया अगर मेयरली एक्वायर करता है तो ये गारंटी नहीं है कि लास्टिंग पीस इंश्योर होगा। इंडिया ऑलमोस्ट 35% बजट डिफेंस पर स्पेंड करता है, जिसका मेजॉरिटी शेयर जम्मू एंड कश्मीर में जाता है। ये डिफेंस बजट कश्मीर इंसर्जेंट्स और पाक सपोर्टेड टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए होता है। अगर हम POK को मिलिटरीली एक्वायर करेंगे तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि इंसर्जेंसी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। इस मिलिट्री एक्विजिशन से नेशनल रिसोर्सेज डाइवर्ट हो सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ इंडिया के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर पड़ेगा। फाइनली आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद ये बेटर होगा कि इंडिया पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्टेबलाइज और डेवलप करे। यहाँ का डेवलपमेंट और पीपल्स सपोर्ट इंडिया को POK को वापस कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा और फ्यूचर पीस इंश्योर करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। इन टोटलिटी सभी रीजनल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करके भी हम POK पर एक यूनाइटेड नेशनल स्टैंड ले सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? इन बताए गए मेथड्स के अलावा और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं POK को वापस पाने में? और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हमारे द्वारा मेंशन हैं उसमें क्या क्या डिबेट के पॉइंट्स उठ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।